हाय एवरीवन। तो की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आज आपका स्वागत है। और आज हम वन शॉट में ही पूरा लेक्चर जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन का चैप्टर है। तो आज हम जो भी बातें एनसीईआरटी में लिखी है मैं वही बातें जो है वो आपको यहाँ पर बताऊंगी। एंड मैंने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना नहीं पड़ेगा या आपको यहाँ पर देखना नहीं पड़ेगा कि एनसीईआरटी में क्या चीज़ मिस हुई है एनसीईआरटी से, क्योंकि मैंने हर चीज़ जो है वो एनसीईआरटी की यहाँ पर कवर की है। तो सबसे पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीथिंग सिंपल इनहलेशन और एक्सलेशन होता है, दैट इज द रिलीज ऑफ CO2 एंड इनटेक ऑफ O2 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन। फास्ट प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या है कि वही उस ऑक्सीजन को जब हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इसीलिए ये एक स्लो प्रोसेस है। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। ब्रेंकियल जो कि गिल्स से होती है और पल्मोनरी लंग्स से होती है। गिल्स में फिशेस, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जिसमें क्रैब्स और प्रॉन्स मैंने लिखा है। मोलस्क आते हैं जिसमें आपके ऑक्टोपसेस आ जाते हैं, ऑक्टोपस आ जाते हैं, लॉलीगो आ जाता है, कटल फिश आ जाता है। तो ये सारे जो है ये ब्रिंकियल रेस्पिरेशन करते हैं। और पल्मोनरी में एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो यहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं। फिर अदर टाइप्स भी आ जाते हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन स्पॉन्जेस, सीलेंट रेट्स और फ्लैटवर्म्स करते हैं। जस्ट जो है यहाँ पर गैसेस की एक्सचेंज होता है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और क्यूटेनियस होता है स्किन के थ्रू। अर्थवॉर्म्स और अम्फीबियंस ये करते हैं। और ट्रिकियल इंसेक्ट्स, बुक गिल्स जो है वो हॉर्सशू क्रैब, इसको हम किंग क्रैब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ किंग क्रैब। अब यहाँ पे बुक लंग्स आते हैं जिसमें स्पाइडर्स और स्कॉर्पियो जो है ये बुक लंग्स यहाँ पर उनके अंदर होते हैं। अब यहाँ पर सिंपल मैंने ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दिखाया है कि इसमें नेजोफेरेंस होता है। नेजोफेरेंस जो है वो यहाँ पर विंड पाइप, फेरेंस से पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम नेजोफेरेंस कहते हैं। ओरोफेरेंस होता है जो ईसोफेजियल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से ईसोफेगस अभी स्टार्ट हो रही होगी। और लैरेंस होता है। लैरेंस क्या होता है? लैरेंस बहुत अच्छे से आपको पता है कि ये एक कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स होता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद ट्रेकिया जिसको हम विंड पाइप भी कह देते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैंने लिया हुआ है जिसमें एपिग्लॉटिस होता है, जस्ट एक कवर लिड लाइक पार्ट होता है कि अगर खाना जो है वो ईसोफेगस में जाए ना कि विंड पाइप के अंदर चले जाए। तो जब बोलते वक्त क्यों खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बोलते वक्त क्या होता है एपिग्लॉटिस खुल जाता है, लिड ओपन हो जाती है और एज अ रिजल्ट फूड ग्लॉटिस के अंदर चले जाता है। तो खाना हमेशा जो है वो चबा के और बिना बोले खाना चाहिए। उसके बाद लैरेंस मैंने आपको समझा दिया है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, उसके बाद लंग है और पेल्यूरल मेम्ब्रेन, ये आपको सभी समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है पाथवे। तो एक्सटर्नल नेरिस आता है, जो फ्रंट पोर्शन पे है एक्सटर्नल नेरिस। फिर उसके अंदर नेजल चेम्बर आता है, इंटरनल नेरिस आता है, नेजोफेरेंस पहले आएगा, उसके बाद फेरेंस आएगा।
और ट्रेकिया जो है इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है इसके ऊपर। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इसके फ्रंट साइड पे ईसोफेगस आ जाती है, मतलब ईसोफेगस जो है वो पहले आती है, उसके पीछे ट्रेकिया होती है। डोर्सल साइड पे हमारी ट्रेकिया होती है, डोर्सल साइड पे ईसोफेगस होता है, इसीलिए यहाँ पर सी शेप्ड होता है, इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद ब्रोंकाई होता है जो कि T5 लंबर से स्टार्ट होता है। लंबर बोन होती है, थोरैसिक बोन होता है T5, और T5 से जो है यहाँ पर ब्रोंकाई स्टार्ट होता है। और ब्रोंकाई यहाँ पर सी मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि सी रिप्रेजेंट कार्टिलेजिनस। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि सी जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये कार्टिलेज इसके ऊपर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई आता है, टर्चरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इन सब के ऊपर कार्टिलेज जो है वो लगा होता है। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर सैक एंड फाइनली एल्व्यूलाई आ जाता है। तो एल्व्यूलाई क्या है भाई? एल्व्यूलाई थिन वॉल्ड वैस्कुलर पार्ट होता है लंग का। अब यहाँ पे एक इसमें ही एक्सचेंज होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स नेरिस, इसको हम नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी यहाँ तक जो है ये तो कंडक्टिंग पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये सिर्फ फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करता है एंड ह्यूमिडिफाई द एयर। एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में अगर मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाने में हेल्प करता है, फॉरेन पार्टिकल रिमूव करता है एंड हेल्प इन ह्यूमिडिफाइंग द एयर एंड ब्रिंगिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर। फिर एल्व्यूलाई आता है, एक्सचेंज पार्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। और इसके बाद लंग्स आता है। ठीक है, तो लंग्स में क्या है भाई? पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल यहाँ पर पेरिटोनियम लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर लिख देती हूँ कि इसको करेक्ट कर लेना कि पेराइटल पेरिटोनियम है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर लिख लेना कि यहाँ पर पेरिटोनियम है, और पेरिकार्डियल कहाँ होता है? हार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिटोनियल फ्लूइड यहाँ पर आएगा। और पेरिटोनियल फ्लूइड क्या करता है? जस्ट मैकेनिकल शॉक को अब्जॉर्ब करता है, और लंग्स जब फूलते हैं यानी कि इन्फ्लेट होते हैं, डिफ्लेट होते हैं, तो फ्रिक्शन ना पैदा हुई उनके बीच पे, दो लेयर के बीच पे, इसीलिए यहाँ पर पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें, जिसमें सबसे पहले वेंटिलेशन होता है, यानी सिंपल इनहलेशन और एक्सलेशन होता है। फिर गैस एक्सचेंज कहाँ होती है? गैस एक्सचेंज सबसे पहले देखो, मान लो ये एक एल्व्यूलाई है और ये एक पल्मनरी आर्टरी है। ठीक है, पल्मनरी आर्टरी है, तो पहले इनहलेशन और एक्सलेशन हुआ, उसके बाद गैस चेंज हुई, यहाँ से पल्मनरी आर्टरी से CO2 आ गई और यहाँ से O2 आ गया, और उसके बाद गैस का ट्रांसपोर्ट होगा भाई, वही गैस जो है हार्ट के पास जाएगी, हार्ट सिंपल लेकर जो है वो टिश्यूज के पास जो है वो ले जाएगा, राइट। उसके बाद ऑक्सीजन की वहीं पर भी गैसियस एक्सचेंज होगा टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज यानी कि आर्टरीज के बीच में, और वही जो ऑक्सीजन है वही टिश्यू जो है वो यूटिलाइज करेगा उस ऑक्सीजन को। तो आई होप कि ये आपको स्टेप जो है 5 स्टेप है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वेंटिलेशन हुई, उसके बाद इनहलेशन एक्सलेशन के बाद यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हुआ बिटवीन द एल्व्यूलाई एंड द पल्मनरी आर्टरी, ट्रांसपोर्ट हुई, और वही गैस कहाँ पे एक्सचेंज हुई? बिटवीन द टिश्यू एंड द आर्टरी, और वही जो गैस है, वही जो ऑक्सीजन है,
वो यूटिलाइज किसके द्वारा की गई, टिश्यूज के थ्रू उन्होंने अपने वेरियस जो प्रोडक्ट्स है, यूटिलाइजेशन है, वो कर लिए। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर लंग्स का अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स वो थोरैसिक कैविटी के ऊपर ही प्रेजेंट होती है, और डॉर्सल पे भाई स्टर्नम होती है, हाँ भाई, वेंट्रल पे भाई वर्टिब्रल कॉलम, सॉरी यहाँ पर ये भी है कि भाई डॉर्सल पे क्या होना चाहिए था, देखो डॉर्सल पे यहाँ पर फिर से है, डॉर्सल पे जो है यहाँ पर वेंट्रल पे स्टर्नम होनी चाहिए थी, और डॉर्सल पे क्या होना चाहिए था, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड पे तो डायफ्रम ही है, नीचे जो है वो डायफ्रम ही है। भाई देखो यहाँ पर ये कौन सी, ये क्या बोन दिख रही है भाई, स्टर्नम, और उसके पीछे क्या दिख रही है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो डॉर्सल साइड पे क्या है भाई, डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है अपनी, तो और पोस्टीरियर साइड यानी नीचे वाली साइड पे तो डायफ्रम है, राइट। उसके बाद आता है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन कब होता है, देखो गैस जो है वो आती कब है अंदर, सबसे पहले हमें ये यूनिवर्सल रूल पता है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बनाना है यानी एयर को अंदर लाना है, प्रेशर को लो करना है तो वॉल्यूम को यानी इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि अगर प्रेशर लो हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। तो हमें पता है कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, या हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। इसका मतलब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर जो है वो बनाना पड़ेगा, ताकि वॉल्यूम इंक्रीज करने पे प्रेशर डिक्रीज हो जाए, और ताकि एयर जो है वो बाहर से यानी एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जो है वो आ जाए। सिंपल रूल है। तो टू डिक्रीज द प्रेशर द वॉल्यूम नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्रम कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पर डायफ्रम जो है यहाँ पर इट मूव टू अब्डोमिनल कैविटी, नीचे वाली साइड पे चले जाता है। अब जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करेंगे और डायफ्रम भी कंट्रैक्ट करेगा, तो रिब्स क्या करेगी, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एज अ रिजल्ट लिख सकते हो कि जो रिब्स है इट मूव आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब इससे क्या होगा कि भाई थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा ही ना, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो एयर मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, और इंस्पिरेशन अक्कर हो जाएगी, यानी एयर जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जो है वो भर जाएगी। अब आते हैं एक्सपीरेशन, उसका उल्टा, भाई हमने एयर को लंग्स से बाहर भेजनी है। इट मीन्स प्रेशर जो है अपना अंदर हाई होना चाहिए और बाहर लो होना चाहिए। तो हाई होने के लिए वॉल्यूम को तो कम करना पड़ेगा ना, ताकि 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर हमारे लंग्स में बन जाए। इससे क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेगी, डायफ्रम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वॉल्यूम कम हो गई, हाँ वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर भाई इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो गया तो भाई यहाँ पर एयर जो है इट मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो वही बात लिखी हुई है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू पल्मोनरी प्रेशर, यानी कि प्रेशर इनसाइड लंग्स। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, डायफ्रम मूव बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड प्रेशर इंक्रीजेस, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास एयर जो है इट मूव्स आउट, ठीक है।
अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी होती है। हिकअप्स वगैरह आपने सुने होंगे, तो उसमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है जिसमें अब्डोमिनल मसल्स भी होती है, अब्डोमिनल मसल्स भी पार्ट लेते, प्लस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे रिलैक्स नहीं होंगी। एक्सपायरेशन में कभी रिलैक्स नहीं होगी। एक्सपायरेशन में तो चलो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स हो रहा था, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में ये आप ध्यान रखोगे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और अब्डोमिनल मसल दोनों ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे रादर देन रिलैक्सिंग, ताकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आ जाते हैं, विच इज मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर। ठीक है, एक डिवाइस आता है। टाइडल वॉल्यूम आप याद रख सकते हो कि जितनी, मतलब सिंपल है कि जितनी हमने एयर इनहेल या एक्सहेल की है, और वो 500 ml है, और हेल्दी मैन में 500 अगर हम ml पर मिनट करें तो यानी कि केवल 60। ठीक है भाई, 1 ml जो है 500 इंटू 60 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ पर मिनट है, तो यहाँ पर 5000 to 8000 जो है वो पर मिनट जो है वो यहाँ पर आएगी। ये जो है ये एक, हाँ ये जो है 500 ml, ये यहाँ पर एक इंस्पिरेशन के दौरान और एक यानी एक एक्सपायरेशन के दौरान कर रहे हैं। समझ में आया आपको? और ये जो है पर मिनट 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट हम अंदर ले रहे हैं। अब आते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, जो कि नॉर्मल पर्सन जो है इंस्पायर कर सकता है टाइडल वॉल्यूम के बिसाइड। मतलब टाइडल वॉल्यूम तो हम इनहेल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम इनहेल कर सकते हैं, तो उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, विच इज 2500 to 3000। इसी तरह एक्सपायरेटरी है कि भाई नॉर्मल हेयर तो हम बाहर भेज रहे हैं, एक्सपायर कर सकते हैं हम, एक्सलेशन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बिसाइड हम फोर्सफुल भी तो एक्सेल कर सकते हैं ना, हम जानबूझ के भी तो एक्सेल कर सकते हैं ना। वो है 1000 to 1100 मिलीलीटर। और इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है, जो कि हम अमाउंट ऑफ एयर विच इज रिमेन्ड इनसाइड लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दी जितनी कर सकते थे, पर लंग्स अगर हमने कोई भी एयर लंग्स के अंदर नहीं बचाई तो लंग्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट कोलैप्स कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो एयर बचनी चाहिए ना अंदर, ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना करे। तो इसीलिए यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो आती है। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, जो कि टीवी प्लस IRV को मिला के बनी है। दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। कितनी इंस्पायर कर सकता है? तो टीवी तो हम इंस्पायर कर ही रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी तो कर सकते हैं ना। इसी तरह एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल तो हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी तो कर सकते हैं, मींस टीवी प्लस ERV। ठीक है, अब आता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। टीवी को हमने बाहर छोड़ दिया, बाकी क्या बचा? बाकी बचा भाई यहाँ पर ERV तो प्लस RV तो बचा ना। एक्सपायरेशन हमने कर दिया भाई, टीवी हमने बाहर भेज दिया, पर जो हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी की थी यानी ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर ही है, वो अंदर लंग्स के अंदर जो है वो बच जाएगी। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी जो है इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ। यहाँ पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हमें लंग्स के अंदर वॉल्यूम देखनी है, लंग की वॉल्यूम कितनी बचेगी। और यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी में
हमने पर्सन की इनहेलिंग कैपेसिटी देखनी है कि पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। भाई फंक्शनल रेजिडुअल में फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद अंदर कितनी एयर बची लंग्स के अंदर, और वाइटल कैपेसिटी में पर्सन कितना ब्रीथ कर सकता है आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो यहां पर क्या है, ERV प्लस TV प्लस IRV, इन सबको प्लस करके भाई यहां पर फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो सकते हैं। TV प्लस ERV तो ले ही रहे हैं, प्लस IRV मैक्सिमम से मैक्सिमम हम ब्रीथ कर सकते हैं। अब आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इन सब में सबको सब कैपेसिटीज को जो है वो तुम प्लस कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए काम आसान किया हुआ है, जस्ट तुम्हारे लिए एक टेबल बना दिया है। टेबल को भाई लर्न कर जाओ भाई, बस। यहाँ पर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशंस ठीक है आ सकती है, लेकिन तुम्हें वैल्यूज पूछ सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम के लिए मैंने 500 ml बना दी, और 150 ml जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक कंडक्टिंग पाथवे के अंदर ही रह जाती है, ताकि वो भी कोलैप्स ना कर जाए। तो इट इज़ एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है, और 6000 से 8000 पर मिलीलीटर पर मिनट होती है। IRV 2500 to 3000 होती है। ERV 1000 to 1100 मिलीलीटर होती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 मिलीलीटर होती है। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गया। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में TV प्लस IRV, ठीक है। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में भाई TV प्लस ERV आता है। टोटल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हम क्या देखते हैं, जो लंग्स के अंदर एयर बची है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो लंग्स के अंदर तो ERV भी बची है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी बची है। और वाइटल कैपेसिटी में हम पर्सन की इनहेलिंग कैपेसिटी देखते हैं आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो TV प्लस IRV प्लस ERV, और इसमें तो सबको प्लस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर TV प्लस ERV प्लस IRV को मैं वाइटल कैपेसिटी प्लस RV भी लिख सकती हूँ। और इसी तरह मैंने एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पर बनाया हुआ है कि यहाँ पर मैंने सारी की सारी वॉल्यूम्स रख ली है। उसके बाद यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली 500 ml है, यहाँ पर लिखा हुआ है 500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है, और यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, और IRV मेरा 2500 ml है। इसी तरह टाइडल वॉल्यूम, चेंज करती हूँ पेन, इसी तरह अगर मैं देखूँ टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वो टोटल मिला के मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml थी, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेरी कितनी है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1100 ml है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 2300 ml है, जिसमें ERV प्लस RV आता है। और वाइटल कैपेसिटी कितनी है भाई, वाइटल कैपेसिटी हम पर्सन की इनहेलिंग कैपेसिटी देखते हैं, इनहेलिंग आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो TV प्लस ERV प्लस IRV, तो वही आ गया कि TV प्लस IRV प्लस ERV, और टोटल लंग कैपेसिटी में तो हम सबको ही प्लस करते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट और पूरा क्या पूरा मैंने चार्ट बना दिया है आपको, तो वैल्यूज जो है वो लर्न होंगी। और इसका मैंने शॉर्ट भी बनाया है यूट्यूब पे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगी इस टेबल का। तो वहाँ से अगर आपको डिटेल जाना है तो आप वहाँ से जो है वो समझ सकते हो। उसके बाद आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो 3 तरीके पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर कितना है, जिस गैस का भाई जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर उतनी ही ज़्यादा उसकी मैक्सिमम एक्सचेंज होगी। फिर होता है सॉल्युबिलिटी कि भाई वो गैसेस डिसॉल्वेबल है या नहीं है।
और तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। भाई अगर मेम्ब्रेन ही इतनी ज़्यादा थिक है तो डिफ्यूजन कैसे होगी, गैस आर पार कैसे जाएगी। तो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो है इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि CO2 के ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, 20 to 25 टाइम्स। और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब अगर हम एल्व्यूलाई में देखें तो ये एल्व्यूलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियल है, और जो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी आ रही थी वो यहाँ पर एंडोथेलियल लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी है, यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल ऑफ ब्लड कैपिलरी। और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है। इन तीनों लेयर्स को, दो तो सेल्यूलर है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो कि एक ये भी सेल्यूलर है और एक ये भी सेल्यूलर है, ठीक है, और एक लेयर जो है वो नॉन सेल्यूलर है, जस्ट एक फ्लूइड टाइप जो है वहां पर पड़ा हुआ है। पर इन तीनों लेयर्स को भी मिलाकर लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस जो है वो बन रही है, तो इजीली यहाँ पर गैस जो है वो डिफ्यूज जो है वो कर जाएगी, यानी कि CO2 एल्व्यूलाई में चल जाएगी और O2 जो है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। तो ह्यूमन एक्सचेंज अगर हम देखें तो यहाँ पर भाई हमारा एल्व्यूलाई है। अब एल्व्यूलाई में ये इस पर्सन ने भाई सांस ली, क्या होगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भाई मैक्सिमम होगा, अंदर आई ना तो गैस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा, 40 mm ऑफ Hg। देखो यहाँ पर ये नोट करो कि प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इस पूरे चैप्टर में या तो 40 रहेगा या तो 45 रहेगा, इसके आर पार नहीं जाएगा, ठीक है, मेरी बात को फॉलो करो, इसके आर पार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये तो एल्व्यूलाई है, हाँ एल्व्यूलाई है। अब यहाँ पर मान लो पल्मोनरी आर्टरी इसके पास ब्लड लेकर आ रही है, नेचुरली ब्लड लेकर आ रही है, तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम रहेगा और CO2 का ज़्यादा रहेगा। अब एल्व्यूलाई में 40 है, CO2 यहाँ पर 45 होना चाहिए और ऑक्सीजन का यहाँ पर 40 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 40 होगा और CO2 का 45 होगा। तो भाई यहाँ से ये एल्व्यूलाई के अंदर भाई चली गई, फिर से लंग के अंदर आ रही है। लंग्स से कौन लेकर ब्लड आती है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, हार्ट में दोबारा ओपन हुई। अब इस टाइम तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर आएगी ना, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन क्या करेगी, पल्मोनरी वेन क्या करेगी, यहाँ पर प्रेशर ऑफ CO2 जो है ये 95 mm ऑफ Hg होगा यहाँ पर, और CO2 का यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा आफ्टर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। भाई एल्व्यूलाई आया, दोबारा से समरी दे देती हूँ। एल्व्यूलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, CO2 का कम होगा। भाई वहां से लेकर आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, तो नेचुरली CO2 का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। डिफ्यूजन होने के बाद पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पल्मोनरी वेन में ज्यादा रहेगा एंड जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है वो यहाँ पर कम रहेगा। अब यही जो है यहाँ पर आर्टरीज जो है वो सप्लाई करेगी ब्लड को, 95 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा और यहाँ पर CO2 का 40 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो गई, ठीक है, अगर यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो गई तो नेचुरली PO2 का 40 mm ऑफ Hg होगा, रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि टिश्यूज ने सारी की सारी ऑक्सीजन ले ली, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm ऑफ Hg हो जाएगा। अब ये दोबारा से ब्लड जो है वो कहाँ लेकर आएगी, हार्ट में, और दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर जो है ब्लड जो है चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ट्रांसपोर्ट गैस की
आपको ह्यूमन गैस एक्सचेंज जो है वो आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। तो भाई ऑक्सीजन जो है इसका 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी के अंदर जो है वो ट्रैवल करती है, 3% जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आती है। CO2 के लिए जबकि 20 to 25% ही केवल आरबीसी ले जाती है उसको। 70% बाइकार्बोनेट आयंस यानी कि इसमें HCO3 माइनस आयंस होगा और 7% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू यानी इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, राइट। अब सबसे पहले O2 की बात करते हैं। भाई आरबीसी है, ऑक्सीजन के लिए हमेशा आरबीसी 97% होता है और उसमें भी एक कंपोनेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब कंसेप्ट क्या है कि हीमोग्लोबिन एक क्वाटर्नरी प्रोटीन है, यानी कि 4 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से बना हुआ है और हर एक अमीनो एसिड पे आयरन का ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि आयरन का जो मॉलिक्यूल है वो लगा होता है और हर एक आयरन जो है मॉलिक्यूल वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करता है, यानी कि ये भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। तो जब HB हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन पे बाइंड करता है तो HbO2 बनाएगा। जब उसमें 2 Fe+2 हीमोग्लोबिन के अंदर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेंगे तो Hb2O4 बनेगा। भाई हीमोग्लोबिन एक ही है लेकिन हीमोग्लोबिन में जो आयरन के कंपोनेंट्स है उसको मैं 2 मान रही हूं, ठीक है। 2 किस लिए? आयरन के कंपोनेंट्स को, तो 2 आयरन के लिए 2 ऑक्सीजन लगेंगे, तो तभी यहां पर Hb2O4 बन गया। 3 आयरन के लिए भाई 3 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही कैरी कर पाएगा तो Hb3O6। 4 आयरन जहां पे वो फुली सैचुरेटेड हो जाता है वहां पर यहाँ पे Hb4O8 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही आएंगे। तो यहाँ पर इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइन विद द ऑक्सीजन तो उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं विच इज फुली सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे 4 ही मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैरी कर सकते हैं। 3 कैरी कर सकते हैं, 2 कैरी कर सकते हैं, 1 कैरी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ही ये कैरी कर सकता है, इसीलिए इसको फुली सैचुरेटेड किया। अगर यहाँ पे 5वां ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ तो वो आयरन जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। अब यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 फैक्टर्स। सबसे पहले PO2, PCO2, H+ एंड टेम्परेचर। आई थिंक यहाँ पे मुझे 4 फैक्टर्स लिखने चाहिए। देखो ऑक्सीजन कब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन में? जब नेचुरली उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CO2। तो एल्वुलाई में PO2 ज्यादा होती है, टिश्यूज में PO2 नेचुरली कम होती है। CO2 का उल्टा है, एल्वुलाई में भाई कम होगी और टिश्यूज में आते आते ज्यादा होगी। इसी तरह H+ का है भाई, H+ को हम pH भी कहते हैं। भाई जितना ज्यादा H+ होगा उतनी कम pH होगी, है ना। 2, 4 इसके बीच में चली जाती है ना। तो एल्वुलाई में अगर H+ कम होता है तो उसका pH ज्यादा होता है। वही टिश्यूज की बात करूं तो H+ टिश्यूज में बहुत बहुत ज्यादा होंगे और pH उतना ज्यादा ही कम। टेम्परेचर जो है भाई एल्वुलाई में कम होता है और टिश्यूज में आते आते मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से टिश्यूज में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो एसोसिएशन कब होती है, यानी कि बाइंडिंग कब होती है ऑक्सीजन की विद हीमोग्लोबिन? तो बाइंडिंग होती है जब PO2 भाई ज्यादा हो, PCO2 कम हो, H+ भाई कम हो और pH ज्यादा हो और टेम्परेचर कम हो।
और ये सारी के सारी कंडीशन एल्व्यूलाई में होती है, इसीलिए एल्व्यूलाई में बाइंडिंग दिखेगी आपको ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। वेरास टिश्यूज में अपोजिट कंडीशन होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की डिसोसिएशन दिखेगी, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को छोड़ के जा रहा होगा टू द टिश्यूज। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टेक प्लेस एट टिश्यू रीजन, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, CO2 का ज्यादा होता है, H+ ज्यादा होता है, यानी कि pH कम होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो वही यहाँ पर हमने एक डिसोसिएशन कर्व बनाया हुआ है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल ग्राफ देखें तो इस तरह से है भाई, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहोगे, अभी हमने सीखा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही हीमोग्लोबिन किससे सैचुरेट होगी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। तो अब यहाँ पर 100 पार्शियल प्रेशर है, इसका मतलब करीब करीब अगर हम देखें, अगर आप रेड वाले को पढ़ोगे तो करीब करीब 98% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, जो कि एल्वुलर रीजन में होता है। अब जैसे जैसे ही टिश्यूज के अंदर हीमोग्लोबिन मूव किया, ब्लड मूव किया, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता गया। इसका मतलब यहाँ पर जैसे 60 पे कुछ इस तरह से था, अब अगर हम बिल्कुल ही 20 पे देख लो तो बिल्कुल ही अनसैचुरेटेड हो जाएगा, बिल्कुल कम सैचुरेशन रहेगी ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन, क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के ऊपर चली गई। तो वही होता है कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा ही बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन की। लेकिन जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता जाएगा, देयर विल बी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर बोहर्स इफेक्ट भी आता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोहर्स इफेक्ट क्या होता है। देखो, बोहर्स इफेक्ट क्या होता है कि एल्व्यूलाई में क्या होता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एल्व्यूलाई में और PCO2 का भाई कम होता है। कहाँ पर भाई, एल्व्यूलाई में। इसीलिए ग्राफ जो है, यही ग्राफ जो है रेड वाला, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। और जब भी टिश्यूज में हुई बात, तो टिश्यूज में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो कम होता है, CO2 का ज्यादा होता है, तो वो जो है राइट को कर्व शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए हम इसको बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। और ये कर्व सिग्मोइडल होता है, यानी कि S शेप्ड की तरह जो है वो बना होता है। अब होते हैं हम CO2 के ऊपर। तो CO2 जो है वो RBC है भाई, 20 to 25% ही है। जैसे हमने ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की देखी, वैसे ही CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ये भी RBC के अंदर ही बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता ही RBC के अंदर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जब हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करी हो, तभी हम इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, वरना ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ही है। तो यहाँ पर RBC में होता है, इसमें क्या होता है कि भाई टिश्यू साइट है तो PO2 भाई कम है, PCO2 ज्यादा है, तो देयर विल बी बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, क्योंकि जितनी ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसी की गैस की होगी उतना ज्यादा ही वो अच्छे से बाइंड कर पाएगा विद हीमोग्लोबिन। तो वही होगा। अब एल्व्यूलाई में क्या हुआ, एल्व्यूलाई में उल्टा हुआ कि सिंस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ और CO2 का कम हुआ, तो CO2 हीमोग्लोबिन को छोड़ के एल्व्यूलाई के अंदर पहुंच जाएगी। तो देयर विल बी डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन एंड बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो CO2 मूव्स इन एल्व्यूलाई और वहां पर उसकी CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर। अब आता है ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा केवल 7% ही है इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। अब आता है हम बाइकार्बोनेट आयंस में। तो बाइकार्बोनेट आयंस जो है
ये HCO3 फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट करेगी किसको भाई? भाई कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये भी आरबीसी के अंदर ही बनता है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ये मैंने आरबीसी बनाया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वैसे ही जो वाटर मिलता है इन द आरबीसी उसके साथ यहाँ पर ये कंबाइन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। बहुत फास्ट ये रिएक्शन होती है, H2CO3 बाइकार्बोनेट और फिर से ये H प्लस HCO3 माइनस में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा और ये ही इसको ही हम बाइकार्बोनेट आयंस कहते हैं। ट्रैवल करेगी भाई आराम से एल्यूलाई तक। उसके बाद ये रिएक्शन आरबीसी, ये भी आरबीसी है, इसके अंदर रिवर्स हो जाएगी भाई। जैसे ही बाइकार्बोनेट बनाए वैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 बना देगी और वहां से ही H2O प्लस CO2 बन जाएगा और CO2 जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 4 ml ऑफ CO2 इन एल्वुलाई, ये याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम सबसे पहले रेगुलेशन करते हैं रेस्पिरेशन का, ठीक है। बहुत ही विजुअलाइजेशन से मैंने लिखा है। देखो हमारे ब्रेन में ना, मान लो ये ब्रेन है, अब हमारे ब्रेन में पता है क्या है, पॉन्स है और एक मेडुला है। पॉन्स जो है वो कंट्रोल करता है किसको? मेडुला को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स में था वो डायरेक्टली किसको कंट्रोल करेगा भाई? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसको मैं RRC भी लिख रही हूं। अब दे आर सेंसिटिव टू H प्लस CO2 कंसेंट्रेशन। केवल H प्लस CO2 की कंसेंट्रेशन के लिए ही सेंसिटिव है, O2 कंसेंट्रेशन के लिए ये सेंसिटिव नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लो हमारी बॉडी में भाई एकदम H प्लस C और CO2 की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो यही सिग्नल किसको पहुंचेगा भाई? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ये फटाफट से क्या करवाएगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को भाई कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा भाई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी की इंक्रीज हो जाएगी। कैसे भाई? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने पिछले भी यही करवाया था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर कैविटी की इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज होगा, इंस्पिरेशन हो गया। अब इंस्पिरेशन से फटाफट हम इनहेल एक्सेल, इनहेल करेंगे हवा। इससे क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगी, मोर अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, जिससे न्यूमोटैक्सिक सेंटर को फिर से सिग्नल पहुंचेगा कि भाई ठीक है, बस हो गया, अगेन हमारी बॉडी में H प्लस CO2 की कंसंट्रेशन नॉर्मल आ गई है। अब यही न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट करेगा इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि इसमें 2 सेंटर होते हैं, एक होते हैं इंस्पिरेटरी रिदम सेंटर और एक होते हैं एक्सपायरेटरी रिदम सेंटर। तो हमने फटाफट से इंस्पिरेशन तो कर ली भाई, एक्सपायरेशन भी तो करनी है कि एक्सपायरेशन नहीं करनी? तो वहीं पर है कि सिंस H प्लस एंड CO2 concentration again gets normal, the pneumotaxic center of pons जो है it sends signal to the expiratory। अब यहाँ पे इंस्पिरेशन इनहिबिट कर दी है उसने, यहाँ पर इनहिबिट कर दी है। अब यहाँ पर पॉन्स जो है वो एक्सपायरेटरी रिदम सेंटर में सिग्नल भेजेगा ऑफ मेडुला कि भाई जल्दी से इसको रिलैक्स करवाओ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, और जल्दी से अब एक्सपायरेशन करवा दो क्योंकि H प्लस और CO2 की कंसंट्रेशन नॉर्मल हो चुकी है। तो बिसाइड दिस कीमोरिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं
कहाँ पे, आयोटिक एंड कैरोटिड आर्च में, ठीक है, लिख लेना, कैरोटिड आर्च में प्रेजेंट होते हैं, विच इज सेंसिटिव टू H+ एंड CO2 कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पे डिसऑर्डर्स देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे एस्मा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जिससे डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग आती है, वीजिंग साउंड आती है, हाफने की साउंड होती है। फिर एम्फाइसेमा है, एम्फाइसेमा को हम स्मोकर्स डिसीज भी कहते हैं, लिख लेना यहाँ पर, स्मोकर्स डिसीज। और इस स्मोकर्स डिसीज में एल्व्यूलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूसली सिगरेट एंड स्मोकिंग, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रस टिश्यू की प्रोलिफरेशन से जो है डिफिकल्ट होती है इन ब्रीथिंग। जो भी मार्बल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो हार्मफुल होते हैं इनहेल करने, क्योंकि सिलिकॉन या मार्बल के पार्टिकल्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फंस जाते हैं। तो in certain industries, especially those grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defensive mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, यानी कि proliferation of fibrous tissue, and thus ये surface area को decrease कर देती है and cause serious lung damage. Worker in such industry should wear प्रोटेक्टिव मास्क। तो ये 3 जो है डिसीज आपकी NCERT में दी हुई है, और हमने एंटायर चैप्टर जो है वो फ्लो चार्ट्स में कवर अप कर लिया है इन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। और आप इसको अब रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत डिफरेंट फ्लो चार्ट से पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। अब आपको NCERT भी बस बिल्कुल भी आपको पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारा जो मटेरियल है NCERT का वो इसके अंदर नोट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड किया है।